अगर वो सियासतदान है तो वो गद्दार है, और अगर वो सहाफ़ी है तो वो लिफाफा है। ये टर्म अगर इमरान खान कहता है तो वो मुल्की मुफाद के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर वही बात नवाज शरीफ करता है तो वो गद्दार कहलाता है। लेकिन क्या यही एक सीक्रेट मीटिंग का अहवाल DGISPR ने बयान नहीं किया? और फवाद चौधरी ने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली कि पुलवामा का हमला जो पाकिस्तान ने किया। डॉक्टर बाबर रहमान जिसने मुल्क को 400 अरब रुपए से ज्यादा का टीका लगाया, परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई, तो ये पाकिस्तान प्रेस काउंसिल के चेयरमैन बन के कोयटा चले गए, रूपोश हो गए वहां पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वक़ार इमरान और आप देख रहे हैं तलवार न्यूज़। नाज़रीन इकराम, अभी आजकल एक मसला बहुत ज़ेर बहस है और काफ़ी लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में एक बहुत अच्छा बयान सामने आया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। उन्होंने काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए वाशगाफ अल्फाज में ये कहा कि अगर कोई किसी इदारे की पॉलिसी से इख्तलाफ करता है तो वो गद्दार वतन नहीं है, बल्कि उसका अपना नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन इस तरह किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बहुत गलत चीज़ है, और एक मुहिब्बे वतन शख्स को अगर कोई गद्दार कहता है तो बहुत गलत बात है। नाज़रीन कराम, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ साफ़ी शहरियार खान। हम उनसे इस बारे में पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या नज़रिया है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये कहूँगा कि ये बहुत एक सिलसिला पुराना हो गया, ये आज से नहीं है। अभी मैं कल देख रहा था ट्वीट हामिद मीर साहब की, और उन्होंने ट्वीट की थी, एक बड़ा पुराना अखबार था 50s का, जिसमें अयूब खान का एक बयान था और उसमें भी यही गद्दारी के सर्टिफिकेट्स थे, और उसका मकसद यही था कि कोई नई रिवायत नहीं है। हमारे यहाँ मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया गया, और उसके बाद जो भी बात करता है कहा जाता है ये कौमी वकार के या कौमी मफाद के खिलाफ है। अब ये मुल्की मफाद क्या है ये कौन तय करेगा? सेम बात अगर इमरान खान कहता है तो वो मुल्की मफाद के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर वही बात नवाज शरीफ करता है तो वो गद्दार कहलाता है। आप 90s की जितनी वीडियोस हैं इमरान खान की वो उठाइए, और आपको ये मालूम होगा कि उन्होंने जो जो बातें की हुई हैं परवेज मुशर्रफ के खिलाफ थे, लेकिन वो एक पूरे इदारे के खिलाफ चले गए। उसमें परवेज मुशर्रफ के हालांकि साथ रहे, पहले वजीर आजम उसने नहीं बनाया तो उससे नाराज हुए, तो इतना नाराज हुए कि उन्होंने बांग्लादेश बनने के ऊपर भी बड़ी सख्त, और उनकी किताब भी आप अगर पढ़ लें जो उनकी बायोग्राफी है, उसमें उन्होंने तमाम का तमाम इल्ज़ाम किसको दिया हुआ है। वो किताब आज भी मौजूद है, जो बढ़ चढ़ कर आज जो PTI के जो मतवाले हैं वो बहुत तेज़ी से लोगों पर ये गद्दार है, ये लिफाफा है। जो बंदा इख्तलाफ करे, अगर वो सियासतदान है तो वो गद्दार है, और अगर वो सहाफ़ी है तो वो लिफाफा है। ये टर्मिनोलॉजीज बहुत पुरानी हो गई है और अब उसका इस्तेमाल लेकिन 2013 के बाद से बहुत तेजी से किया जा रहा है। अब जो रिसेंट एक चीज है, ठीक है गलत होगी बात, अयाज सादिक की बात की मैं हिमायत नहीं करता। उन्होंने कोई अगर एक छुपी हुई कोई मीटिंग थी, कोई इन कैमरा मीटिंग थी, सीक्रेट मीटिंग थी, उसका अहवाल उनको नहीं बताना चाहिए था। लेकिन क्या यही एक सीक्रेट मीटिंग का अहवाल DGISPR ने बयान नहीं किया? क्या उन्होंने नहीं बताया कि मोहम्मद जुबैर ने क्या बातें की थी? तो क्या जब आप एक सरकारी मुलाजिम होकर खुद यही बातें कर रहे हैं, असद दुरानी की किताब थी, उसमें ये कितना इख्तलाफ किया गया, उसमें क्या क्या बातें थी, केस चलेगा, क्या हुआ? हम तक कोई खबर पहुंची? कुछ नहीं हुआ। वो गद्दार नहीं है। लेकिन चूंकि अयाज सादिक जो है वो इस वक्त नून लीग में है, वो गद्दार है, और फवाद चौधरी ने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली कि पुलवामा का हमला जो वो पाकिस्तान ने किया, जो कि नहीं किया पाकिस्तान ने, वो गद्दार नहीं है।
इसलिए कि उनका ताल्लुक पीटीआई से है। सेम पॉलिसी ये सियासत में हमारे यहाँ करप्शन के लिए इस वक्त इस्तेमाल हो रही है। डॉक्टर बाबर रहमान जिसने मुल्क को 400 अरब रुपए से ज्यादा का टीका लगाया नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में, वो मुहिब वतन है, उसको हमारी नैब अदालत बरी कर देती है, वो अदालतों से बरी हो जाता है, इसलिए कि उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है, उसका ताल्लुक पीटीआई से है। नैब का इदारा तो एक मजाक बन चुका है। परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन, मोना सिलाई के खिलाफ केस थे, वो नैब ने वापस ले लिए इसलिए कि वो हुकूमत के इत्तादी हैं। इस सिलसिले में क्या कहेंगे आप? नैब जब से जस्टिस जावेद इकबाल हैं, ये मैं इनके हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि ये वही आदमी है कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई तो ये पाकिस्तान प्रेस काउंसिल के चेयरमैन बन के कोयटा चले गए, रूपोश हो गए। वहाँ पे तमाम जो सहूलियात थी उस ओहदे की वो इस्तेमाल करते रहे। जब परवेज मुशर्रफ की इमरजेंसी खत्म हुई, ये वापस आके बैठ गए सुप्रीम कोर्ट में और कहा जी मैं तो एक भी दिन दफ्तर नहीं गया, लेकिन तनख्वाहें सारी की सारी वसूल की उन्होंने तमाम। ये जब से जावेद इकबाल साहब आए हैं, इन्होंने सैफुर रहमान की याद बुला दी हमें। आपको याद होगा कि इसको एहतसाबुर रहमान कहा जाता था, सैफुर रहमान, कि वो अपने सियासी मुखालफिन जो थे, जो उस वक्त पीपल्स पार्टी थी, उनके खिलाफ केसेस बनाकर नैब का चेयरमैन बनाकर उन्होंने अन्नी पाई हुई थी। अब ये जो साहब हैं जिनका किरदार इस हद तक मशकूक है कि इन्होंने एक खातून के साथ इनका एक वो जो केस सामने आया, उसके बाद अगर कोई इज्जतदार आदमी होता तो वैसे रिजाइन करके चला जाता, लेकिन इन्होंने उस खातून को जेल भिजवा दिया, उसके मियाँ को जेल भिजवा दिया, खुद बड़ी ही इज्जत के साथ बैठे, ढिठाई के साथ। मैं उसको बड़े दूसरे अल्फाज में कहता हूँ कि ये लोग जितने हैं इस वक्त, ये जब उतरेंगे तब इनके केसेस सामने आएंगे। अक्टूबर 2018 से एक फाइल चेयरमैन नैब की मेज पर पड़ी हुई है, खुसरो बख्तियार के खिलाफ इंक्वायरी हो चुकी है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो डायरेक्टर नैब मुल्तान है, उन्होंने अक्टूबर 2018 में लेटर भेजा कि हमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करने दी जाए। वो फाइल आज तक चेयरमैन ऑफिस की टेबल पर मौजूद है, लेकिन उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू हो पाई, इसलिए कि उसका ताल्लुक पीटीआई से है। आप अंदाजा कर लें कि बीआरटी का केस कहां पहुंच गया। बीआरटी शुरू हुई और एक महीने के अंदर उसकी 4 बसें जो है वो जल गई। उसकी कभी सड़क सीधी नहीं होती कि वो मोड़ नहीं मुड़ सकती, वो टूटते हैं। कभी पता लगता है कि जो गैस का पाइप था वो एक जो वॉक वे कह लें उसको वहां से गुजर गया है, उसमें वो बना हुआ है और वो 4 फुट की ऊंचाई पे है। क्या जो वहां से गुजरेगा वो या नीचे से लेट कर गुजरेगा या उसके ऊपर से जाएगा। ये है बीआरटी जो बनी है 100 अरब के करीब में जाकर, और इतने में शहबाज शरीफ ने 3 मेट्रोज बनाई, रावलपिंडी में, मुल्तान में, लाहौर में। वो करप्ट है और ये ईमानदार हैं जिन्होंने 100 अरब रुपए भी लगा दिया और अभी तक वो मुकम्मल भी नहीं हुई। ये मुझे नहीं समझ आया कि ये जो देखने वाले जो अक्ल व शऊर रखते हैं, जो नवाज शरीफ को चोर कहें, मैं कहता हूँ आप उसको फांसी पे लटका दें, लेकिन सर उसकी चोरी तो बहुत छोटी है। ये कहते हैं उसके पास इतना पैसा कहाँ है, उसके बाप के पास तो 1950s में भी इत्तेफाक फाउंड्री थी। आपके बाप के पास क्या था 1950s में? और जहांगीर तरीन 30 साल पहले क्या था? अलीम खान 30 साल पहले क्या था? अलीमा खान जो खुद वजीर आजम की बहन है, उनके पास क्या था? वो बताएं। वो कहते हैं सिलाई मशीनों से आ गए उनके पैसे। उनकी सिलाई मशीनें तेज थी, इत्तेफाक फाउंड्रीज जो है वो इतनी तेज नहीं थी, वो बच्चे नहीं दे सकती थी। इनके बच्चे तेजी से ग्रूम किए कि हाइब्रिड थे इनके बच्चे। अच्छा, उनकी मनी ट्रेल भी नहीं मांगी गई अलीमा खान की, हालांकि ये नवाज शरीफ को मनी ट्रेल की वजह से ही वो फ्लैट्स का भी मसला। नवाज शरीफ की मनी ट्रेल मांगते हैं आप काजी फाइज ईसा की मनी ट्रेल मांगते हैं, लेकिन सेम केसेस जब नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्जाम लगा तो इन्होंने कहा कि बारे सबूत अब नवाज शरीफ पर है, मुल्जिम पर है। सेम इल्जामात लगे वजीर आजम इमरान खान पे, तो इन्होंने कहा कि बारे सबूत मुद्दई पर है।
जिसने इल्ज़ाम आयद किया है हनीफ अब्बासी सबूत लेकर आए, वज़ीर आज़म से नहीं मांगा। फिर उनका जो बनी गाला वाला जो मकान था उसकी जो लीगल पोजीशन थी उस हवाले से फौर्जरी साबित हो गई कि यूनियन काउंसिल के जाली दस्तखत थे वहां पे, वो मोहर गलत लगी हुई थी। उसके बावजूद वो सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साकिब निसार ने, और कम फीस में उसको रेगुलराइज किया गया, और जबकि बाकी लोगों से ज्यादा फीस में किया गया। वो अब पूरा बनी गाला रेगुलराइज हो जाएगा इस एक बुनियाद के ऊपर कि एक बादशाह का मकान वहां पर मौजूद है, और ये कहते हैं कि ये वो बादशाह है जो ये कहता था कि ये जो साबका बादशाह थे नवाज शरीफ साहब, इनका महल क्यों है एकड़ों में, इसका महल कैसे बन सकता है एकड़ों में, तो फिर आपका कैसे बन सकता था। वो जिसकी एक फैक्ट्री है उसकी 4 होनी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि फैक्ट्री तरक्की करती है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनकी बहुत तेजी से तरक्की हुई है, जो पिछले 20 साल में हुई। उनकी तो वो थी कि जब भुट्टो ने कौमियाए थे इदारे, तो उस वक्त मियाँ शरीफ की फैक्ट्रीज जो है, मैं कतन उसको डिफेंड नहीं करता, मैं कहता हूँ उनको फांसी चढ़ा दें, अगर उनका जुर्म साबित हो गया है तो उनको फांसी लगा दें। उसको बाहर किसने भेजा? हुकूमत ने। जब हुकूमत भेज रही है ना, अब उसका कोर्ट जिम्मेदारी ले रही, हालांकि कोर्ट ने उस वक्त कहा कि जी ये मुझे यहाँ पर इस वक्त ये बताएं कि अगर इसको कुछ हो गया नवाज शरीफ को यहाँ पर, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आज कोर्ट कहती है हमने नहीं कहा, अदालत कहती है और ये हुकूमत कहती है हमने नहीं कहा। यास्मीन राशिद ने खुद खड़े होकर कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं और हमें इन पे एतमाद है, और मेडिकल बोर्ड भी उनका बनाया हुआ था। अब एतराज क्यों कर रहे हैं? मेडिकल बोर्ड जिनका बनाया था उनको तो माविन खसूसी भी ले आए हैं वो अपने। अब सूरत हाल इस वक्त ये जो हुकूमत जो इस वक्त चल रही है, इसमें हम जहां हम गद्दारी से शुरू हुए, हम गद्दारी के क्या क्या वाक़यात निकालेंगे कि यहाँ हमने वही शुरू किया कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना से हमने देखा गद्दारी का सर्टिफिकेट मिलना शुरू, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और आपको याद होगा कि 90 की दहाई में बेनज़ीर भुट्टो जो है वो सिक्योरिटी रिस्क थी इस मुल्क के लिए, और नवाज शरीफ बहुत मुहिब वतन हुआ करते थे उस वक्त। आज नवाज शरीफ इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं, और इमरान खान वो बहुत मुहिब वतन हो गए। और ये वही इमरान खान है जो कल तक एक इदारे को गालियां देते रहे और ये कहते रहे हैं कि ये इनकी जो सारी करप्शन है ये उनकी वजह से ये सारा कुछ होता रहा है। ये वीडियोस रिकॉर्ड पर मौजूद है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो आज मुहिब वतन है इसलिए कि वो आज खामोशी से कह रहे हैं कि मैं कोने में बैठ कर दही से रोटी खा रहा हूँ, मुझे मत तंग करो। उनको नहीं पता कि हुकूमत के फैसले कौन करता है, उनको नहीं पता पॉलिसी कौन बनाता है, उनको नहीं आज नजर आता कि जो महंगाई है वो कहां तक पहुंच गई है, कि जो शेवर अंडा जो है वो बहुत होता था सर्दियों में, जब महंगाई होती थी तो 110-120 रुपए दर्जन हो जाता था। आजकल बिलावल का मजाक उड़ा रहे हैं कि उसने कह दिया जी किलो के हिसाब से अंडे कह दिया। आप उस किलो को और दर्जन को ना देखें फर्क को, आप ये देखें कि महंगाई किस पोजीशन पर चली गई है कि कोई भी सब्जी आप लेने के लिए जाएं 100 रुपए से कम में सब्जी कोई दस्तयाब नहीं है। तो इमरान खान साहब तो फरमाते थे कि जब महंगाई होती है तो चोर उस मुल्क का वजीर आजम होता है। अब इस कदर महंगाई हो गई है, इनको नज़र नहीं आ रहा। इन्होंने टमाटर और प्याज ईरान से मंगवाने के लिए कहा कि 1 महीने की हमने इजाज़त दी है, वो सस्ती हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि टमाटर 400 रुपये किलो इस वक्त मंडी में है। मंडी में आप सोच रहे हैं कि दुकानों पे किस तरह होगा, वो हर चीज़ महंगी हो गई है। सब्जियां बेहद महंगी हैं, प्याज 100 रुपये किलो मिल रहा है, आलू 100 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो कहाँ जाए गरीब आवाम? तो पहले हमने देखा था कि पठान वगैरह मजदूर बेचारे प्याज से रोटी खा लेते थे, अब तो प्याज इतनी महंगी है, क्या खाएंगे? वो तो भूखे ही मर सकते हैं। अब वो कहेंगे नमक एक सस्ती चीज़ रहेगी, और अल्लाह ना करे कि वजीर आजम नमक का कभी नोटिस ले, तो जिस चीज़ का नोटिस ले लेते हैं वजीर आजम उसकी कीमत जो है वो 10 गुना बढ़ जाती है। पेट्रोल का नोटिस लिया, उसको आपने लीगल करके 100 रुपये से ऊपर चढ़ा दिया, हालांकि सारी दुनिया में जो है पेट्रोल सस्ता था। और बड़ा इत्मीनान से उन्होंने कि यकम से हमेशा तारीख तब्दील होती थी, इन्होंने 26 तारीख को उजलत में फैसला किया। कौन थे माविन खसूसी? नदीम बाबर साहब। नदीम बाबर कौन है? जिनका पूरी दुनिया में ऑयल का कारोबार है। यहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इनको याद नहीं आता। जब कंटेनर पर चढ़े हुए थे इनको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत याद आता था।
इनको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आज बिल्कुल याद नहीं आता। आज बिजली का बिल आपका 80% इजाफा हो चुका है, गैस का बिल 263% 2 साल में इजाफा हुआ है। और ये आए थे कि हम चोरी से निजात दिलाएंगे। देखिए नवाज शरीफ चोर था, मैं कहता हूं चोर था, उसको फांसी लगा दें, लेकिन वो चोर आपको यूटिलिटी स्टोर्स पे भी सब्सिडी दे रहा था, वो आपको मेट्रो चलाकर देता था, उस पर भी सब्सिडी दे रहा था, वो आपको मोटरवेज बना के दे रहा था, वो मुल्क भर को जोड़ रहा था, उसने सीपैक का मंसूबा भी शुरू किया। वो चोर है। आप बहुत ईमानदार हैं, आपने वो तमाम सब्सिडीज वापस ले ली, तो फिर ये होना चाहिए था ना कि आप वो जो कर्जा ले रहे थे आईएमएफ से वो बंद कर देते, आप कर्जा लेना। इन 2 साल में रिकॉर्ड कर्जा लिया गया। तारीख गवाह है कि जो चोर थे उनके जमाने में ना इतनी महंगाई हुई, ना इतना बड़ा कर्जा लिया गया, लेकिन इन ईमानदारों ने जो गरीब तबका था उसको कुचल के रख दिया, उसको खत्म कर दिया है। जो मिडिल क्लास थी वो तो बिल्कुल उड़ा के रख दिया उन्होंने। अब सिर्फ इस मुल्क में 2 तबकात रह गए। एक वो जिनके नाम लेते थे खड़े होकर कंटेनर पे अशराफिया, वो लफ्ज सीखे थे, इनको बिल्कुल आते नहीं थे, एलीट से उन्होंने अशराफिया निकाला, किसी ने तर्जुमा करके बताया, किसी असद उमर जैसे सियाने बंदे ने। इसीलिए आज असद उमर जो है वो चीनी स्कैंडल में असद उमर जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। जब यहां से उन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजत दी चीनी बाहर भेजने की, उस वक्त सब्सिडी दी उसके ऊपर। आज आप 24,000 मेट्रिक टन मंगा रहे बाहर से, उस पर आपने एक बार फिर सब्सिडी दी। जो शुगर माफिया है वो कहते हैं वो सारा अपोजिशन को, तो आप अपोजिशन को फायदा क्यों पहुंचा रहे हैं? अगर अपोजिशन में लोग शुगर मिलों वाले, आप उनको क्यों फायदा पहुंचा रहे हैं? असूलन होना ये चाहिए कि आपको जहां लगे कि कार्टेल बना हुआ है, तो इस मुल्क में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा मौजूद है, उसके जरिए एक्शन कराइए। अगर कोई कार्टेल है तो वो करता भी है एक्शन। आप किसी के खिलाफ कहते हैं जी हमने इंक्वायरी रिपोर्ट जारी की, पहली बार आपने जारी नहीं की, वो लीक हो गई थी। वो लीक होने वाली रिपोर्ट का आप क्रेडिट लेते हैं, ले लिया आपने, क्रेडिट ले लिया। आज उस पर मोहर भी सख्त होगी कि हाँ जी करप्शन हुई है। अरबों रुपए जो है इस मुल्क के खाए गए गरीब आवाम के, 400 अरब रुपए से ज्यादा खाया गया, 405 अरब रुपए का। उनके कसूरवार कितने हैं जो जेल में होंगे? कोई भी नहीं। आपकी सारी की सारी आप मुंह पे हाथ फेर के, कौन सा वजीर आजम है जो इस किस्म का एक्शन करता हो? ये एक बाकायदा, मैं ये कहता हूं कि एक बाकायदा साजिश के तहत पूरी दुनिया में मस्खरों की हुकूमतें कायम की गई। अमेरिका में बैठा ट्रंप, बरतानिया में बैठा बोरिस जॉनसन, फ्रांस में बैठा मैक्रोन, भारत में बैठा नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान में बैठा इमरान खान। इन सारी शख्सियात में कोई फर्क नजर नहीं आता। इन सारों ने हमदर्दी का नारा लगाया, हम बदल देंगे निजाम, सारा हम तब्दील कर देंगे, हम सब कुछ करेंगे, चोरों को मारेंगे। आज सारे चोर अपने दाएं बाएं खड़े करके और सिर्फ फोकस किया अपने मुखालफीन पर। कोई एहतसाब नहीं है, कोई गद्दार नहीं। मैं पहले भी हमने ये बात की, हामिद मीर पे जब हमला हुआ तो उस वक्त भी एक नई गेम शुरू हुई थी। उस वक्त एक बाकायदा एक मीडिया हाउस को गद्दार करार दिया गया था, और उस गद्दारी का इल्ज़ाम का नतीजा ये था कि हर वहां पर काम करने वाला मुलाजिम जो था वो उस वक्त अटैक की जद में था। हमें लगता था कि किसी वक्त भी किसी पर हमला होगा और लोग इसको काफर करार देकर, इसको भारत का एजेंट करार देकर मार देंगे किसी कारकुन को। मालिक को आपने अगर करना है गद्दार करार देना, वो भी गलत है। लेकिन इन्होंने उस वक्त भी ये किया। हमने जाकर रिक्वेस्ट की तो फिर बाकायदा फतवा, फिर एक मौलाना हामिद रजा साहब को प्रेस क्लब में बुलाकर हमने उनसे फतवा लिया कि भाई वर्कर्स की जानों को खतरा है, खुदा के लिए आए और ये मत करें। मैं उस वक्त प्रेस क्लब का सदर था। उन्होंने आकर ऐलान किया कि जी ये गद्दारी का लेबल जो है ना लगाएं किसी के ऊपर। आज हम फिर वही कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि जब खुद इन्होंने दरसी कुतब में से खत्म नबूवत के हवाले से बहुत सारे इन्होंने चैप्टर ही खत्म कर दिए। जब सवाल हुआ इन्होंने कहा कि आप तो मजहब का कार्ड खेल रहे हैं,
जनाब आपको उस वक्त याद नहीं आया था जब ख्वाजा आसिफ पर हमला हुआ, जब एहसन इकबाल को किसी ने गोली मारी जाकर, यहां पर धरना लगा रहा है इस्लामाबाद में, उसको आप प्रोटेक्ट करते रहे उस धरने को, और उनके शुरका में आप पैसे तकसीम करते रहे, आके उनको देखें पहुंचाई जाती रही, उनको खाना मिलता रहा यहाँ पे कि आप लोगों का अमन सुकून गारत करें। आज आप कहते हैं कि मैं अपने मुल्क में, अपने शहर में एहतजाज भी नहीं होने दूंगा। पहले आप कहते थे ये आएंगे एहतजाज करने, मैं वजीर आजम हूंगा, मैं इनको कंटेनर भी दूंगा, मैं इनको खाना भी दूंगा। आज आप गिरफ्तारियां करते हैं, आप इतने खौफजदा हैं इसलिए कि आपकी आवाम में रूट्स नहीं। जिनकी आवाम में रूट्स ना हो वो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स भी बांटते हैं, वो आपके ऊपर काफिर होने का इल्जाम भी लगाते हैं, वो आपके ऊपर गद्दार होने का भी इल्जाम लगाते हैं। आप सिर्फ और कुछ ना देखें, इस मीडिया इंडस्ट्री की हालत तबाह करने के जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं, जो कि इस मीडिया की मदद से ही बरसर इक़्तिदार हैं। वो इसलिए अब तोड़ना चाहते हैं इसको कि जिस तरह कोई मुगल बादशाह कोई महल बनवाने के बाद उसके तामीर करने वाले के हाथ कटवा देते थे, उसी तरह ये मीडिया हाउसेस के हाथ काट रहे हैं इमरान खान साहब कि आइंदा ये किसी और को, मेरी तरह के किसी मस्करे को वज़ीर आज़म ना बनवा दें। मैं आपको ये बताऊं कि ये सारा जो खेल शुरू हुआ है, ये 2007 में जो वहां पर परवेज मुशर्रफ की इमरजेंसी के खिलाफ जो मीडिया की बहुत बड़ी तहरीक थी PFUJ की, बिलाशुबा उसमें बाकी सारे लोग पीछे रह गए थे। सहाफ़ियों ने वो तहरीक शुरू की थी खालिसतन, सहाफ़ियों के साथ फिर सियासतदान मिले, फिर वकील मिले, और एक तहरीक बहुत बड़ी बनी, और जिसके नतीजे में परवेज मुशर्रफ को घुटने टेक कर अपनी इमरजेंसी ख़त्म करना पड़ी। ये उस वक्त प्लान किया गया कि सबसे पहले इस PFUJ को तोड़ा जाए। उस PFUJ को तोड़ा, उसके टुकड़े किए गए, मालिकान के टाउट्स मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप्स बनाकर बैठ गए, पॉकेट यूनियंस बन गई। पहले सहाफ़ियों को, मीडिया वर्कर्स को तोड़ के उनको तोड़ा गया, फिर मालिकान को कॉन्फिडेंस में लिया गया। ये जो सेठ माफिया है, इस सारी सेठ माफिया को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ये तय किया गया कि तुम्हारे अखराजात हम कम कराएंगे, तुमने जो बोलने वाले लोग हैं, जो भी आउटस्पोकन लोग हैं, जो बोलते हैं, जो तनकीद करते हैं, उन सबको एक एक करके तुमने नौकरियों से निकालना है। सिर्फ हमें वो पपेट्स चाहिए जो बैठकर वाह वाह बल्ले बल्ले करते रहे हमारी, सिर्फ अब ये चाहिए हुकूमत को, ताकि सिर्फ कोई मुखालफत में कोई आवाज ना सामने आए। उसके लिए मालिकान का, हुकूमत का गठजोड़ हुआ, और आप देख लें कि अब भी अरबों रुपए के इश्तहारात अखबारात को जारी होते हैं। अभी पंजाब में यही किया गया है कि वहाँ उन्होंने बाकायदा बिल पास करके ये कर दिया है कि तमाम रीजनल अखबारात को सफ़ायस्ती से मिटा दिया जाए, और सिर्फ APNS और CPNE के जो मेंबर्स अखबारात हैं सिर्फ उनको मीडिया दिया जाए। कितनी जलालत का काम है ये, बहुत गलत किया है इन्होंने। हज़ारों लोगों के चूल्हे बुझा दिए हैं, लोगों को बेरोजगार कर दिया, वो अखबार बंद हो गए, बेचारे किस तरह चलाएंगे जब इश्तहारात ही नहीं मिलेंगे। अगर इनको देखिए, वो ये जो रीजनल अखबार है ना, ये किसी ज़माने में सहाफ़त की बैकबोन कहलाए जाते थे। जो CPNE के और APNS के हैं वो तो हमें पता है कि कितने छपते हैं और उनकी ABC कितने में हुई हुई है। जो 500,000 अखबार छपने वाले की ABC लाख में हुई हुई है, 1.5 लाख हुई हुई है। आप जाएं उनके प्रेस चेक करें ना जाकर, आपको पता लगेगा कि कितना मीटर चलता है उनका और कितना अखबार छपते हैं। जितना ज़्यादा छपेगा उतना ज़्यादा नुकसान है। लिखी जाती है 4 लाख उसकी सर्कुलेशन, और होती है उसकी 10,000 भी नहीं है सर्कुलेशन, बड़े से बड़े अखबार की। मैं आपको बात बताऊं, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो छोटा अखबार है उसमें ज्यादा वर्कर्स हैं, और उसमें लोगों को आप अगर खत्म कर रहे हैं तो उसके लिए पैमाना एक ही होना चाहिए। CPNE और APNS का क्या मतलब है कि अगर वो CPNE और APNS का कोई भी अखबार है, आप उसको इजाजत दे दें कि वो असली सर्कुलेशन भी ना दिखाए, वो अरबों रुपए के इश्तहारात अपनी जेब में डालें, वो वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट ना करें अपने, और सिर्फ हमारे मतलब की खबर लगाएं। यही मैं आपको बता रहा हूं कि मीडिया को खत्म करने का जो प्लान है, उसमें प्लान ही ये है कि ये जो सहाफत रह गई है इसको 40% तक श्रिंक कर दिया जाए। 60% को इसी तरह कुचल कर मारा जाएगा, 40% वही लोग रह जाएंगे
जो खामोशी से काम करेंगे वो जो उन्हें बताया जाएगा, तहकीकाती रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगी। अब उसका लेकिन इनको ये आइडिया नहीं है कि जिस सोशल मीडिया का और जिस मेन स्ट्रीम मीडिया का ये सारा लेकर आए थे, चले उसमें से सारे मालिकान आपके साथ मिल जाएंगे। सोशल मीडिया का क्या करेंगे आप? सोशल मीडिया पर जब ये लोग बोलते हैं, जब तलत हुसैन जो है बोले, उसको लाखों लोग सुनते हैं। जब हामिद मीर अगर यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे, जावेद चौधरी करेगा, हसन निसार करेगा, तो जब ये चलेंगे फिर आप क्या करेंगे? हकीकत को छुपा नहीं सकते। ये जो मौजूदा दुनिया है सिमट कर इतनी सी हो गई। आज सारी दुनिया में रहने वाले लोग इस यूट्यूब चैनल के जरिए ये आवाज़ सुन सकते हैं। आज उनको अगर ये आइडिया हो जाए कि इस वक्त जो, क्योंकि बैरून मुल्क रहने वाले दोस्तों को आज भी ये लगता है कि इमरान खान इस मुल्क की उम्मीद है, और मैं उनसे, कई लोगों से, मेरे कई दोस्त हैं, उनसे मेरी बात होती है, मैं उनको हंस के सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि आपको आज भी इमरान इसलिए अच्छा लगता है कि आपके पाउंड्स और डॉलर्स आते हैं पाकिस्तान में, तो आपकी फैमिली वाले बड़े अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, उनके लिए बल्कि लाइफ बेहतर हो गई है। कि पहले आप जो है 300 पाउंड बेचते थे तो वो 30,000 बनते थे, आज वो 30,000 60,000 बन गया। आपको इतना फर्क नहीं पड़ा उसका। लेकिन जो नीचे रहने वाला पाकिस्तानी जो यहीं कमाता है, जिसका जो ओढ़ना बिछोना यही धरती है, वो मरने वाला हो गया है। उसके आपने हालात तबाह कर दिए। इसलिए आज इस मुल्क में मैं बड़े इत्मीनान से ये बात कहता हूं कि आज इस मुल्क में सिर्फ खुशहाल वही है जिसकी या बाहर की कमाई है या ऊपर की कमाई है। वही लोग खुशहाल हैं और वही इस हुकूमत से परेशान नहीं है, बाकी सारे परेशान हैं। कोई बिजनेसमैन देख ले, कोई एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई मुलाजिम देख ले जो कहीं मुलाजमत करता हो, सबके हालात बिगड़ हुए, लोग परेशान हैं। उनकी जिंदगी, उनके को बजट बनाकर दिखा दे मुझे। आज मुझे कोई 60,000 में घर का बजट बनाकर दिखाए जिसके 3 बच्चे 4 बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं चला सकते आप सर। फिर आप कहें कि जनाब मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, कैसे करप्शन खत्म करेंगे आप? करप्शन का रेट डबल हो गया है, करप्शन नहीं खत्म हो सकी इस मुल्क से। हमेशा ये होता रहा है कि जब ये इस किस्म का नारा लगाकर कोई आता है, जब वो जाता है तो बड़ी बड़ी कहानियां सामने आती हैं। इसकी कहानी क्या होगी वो तो सामने ही आना शुरू होगी, 2 साल में सामने आना शुरू होगी। चीनी का स्कैंडल, आटे का स्कैंडल, गंदम का स्कैंडल, बीआरटी का स्कैंडल, मालम जब्बा आराजी का स्कैंडल, खुसरो बख्तियार के स्कैंडल, अलीम खान के स्कैंडल। आपको एक मजे की बात बताऊं, कोई 1 साल 1.5 साल पहले नैब के तर्जुमान ने जराए से खबर भेजी थी टीटीज की, गैर कानूनी टीटियां 55 करोड़ की। किसकी थी? जुल्फी बुखारी की थी। मैसेज मौजूद। उसके बाद वो क्या कार्रवाई होनी थी खत्म हो गई। उस चेयरमैन नैब ने नोटिस लिया और उसके बाद कहीं से फोन आया, उसके बाद खत्म हो कार्रवाई। आज वो कार्रवाई कहीं पे भी नहीं हो रही। इनके जाने के बाद होंगी। हाँ, अभी नहीं हो रही लेकिन उस वक्त होंगी। कोई और करता है। और वो मुझे कोई उसका सही शेर याद नहीं कि तुमसे पहले भी यहाँ जो तख्त नशीन था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। तो इनको जो अभी इस वक्त यकीन है अपने ऊपर, वो टूट जाता है बड़ी जल्दी। और जो सफ़े हैं जिन पे ये कहते हैं कि सेम पेज पे हैं, वो सफ़े भी एक नहीं रहते, सफ़े पलट जाते हैं। और नहीं अगर यकीन आता तो जो नवाज शरीफ बहुत अरसे तक एक ही सफ़े पे रहे थे, आज वो देखने वो कहाँ है। कल आप भी सफ़े के दूसरी तरफ होंगे, कोई और नई कठपुतली यहाँ पर बैठी हुई। अच्छा शहरियार, एक बात है कि नून लीग के दौर में पीटीआई की हालांकि मेरे ख्याल है 26 सीटें थीं, उन्होंने इस्तीफे दिए, उसको नवाज शरीफ हुकूमत ने मंजूर नहीं किया था। अब अगर अपोजिशन जिस तरह की कह रही है और वो तुली हुई है कि इस्तीफे दे दे, और अगर वो इस्तीफे देती है तो क्या एक आईनी बहरान पैदा नहीं होगा? और सेनेट के इलेक्शन फिर किस तरह हो सकते हैं? बल्कि कौमी असम्बली के इलेक्शन भी दोबारा कराने पड़ेंगे। आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में तो देखिए, अब आज शायद आसिफ अली जरदारी को यह एहसास हो रहा हो कि उन्होंने बहुत गलत किया था जो बलूचिस्तान में उन्होंने
हुकूमत गिराई, वहाँ पर एक कठपुतली जमात खड़ी की, वहाँ पर उसकी सपोर्ट की। फिर चेयरमैन सेनेट अपना जो मुंतखब करवाया था वो भी उन्हीं की मेहरबानी थी। आज जो तहरीक अदम एतमाद जो थी सादिक संजरानी के खिलाफ लेकर आए, उसकी नाकामी की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की थी, इसलिए कि वो ज्यादातर मेंबरान वही थे, पीपल्स पार्टी के मेंबरान ने तो बदल बहुत दिया। सारी चीज़ों में, बहुत सारी जगहों पर आज भी बहुत सारे सवालिया निशानात हैं। और मैं नहीं समझता कि, क्योंकि टाइमिंग देखना होगी कि टाइमिंग क्या है इनकी। सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो कितने अरसे तक ये रोक सकेंगे इन इस्तीफ़ों की बुनियाद पर, क्योंकि इमरान खान ये कहता है, हालांकि उन्हें इख्तियार नहीं, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार, वो कहते हैं कोई इस्तीफ़ा देगा तो मैं फ़ौरन इलेक्शन कराऊंगा। हालांकि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, वज़ीर आज़म का काम नहीं है। वज़ीर आज़म कोई नहीं है इस वक्त जो इलेक्शन कराए, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, समझा जाता है इलेक्शन कमीशन को, और ये उनकी जिम्मेदारी है। वो कहता है मैं करा दूंगा इलेक्शन, चले 3 माह में इलेक्शन होंगे। अगर ये मार्च के जो सेनेट के इलेक्शन होंगे उससे पहले ये इस्तीफ़ा दे देते हैं, 3 महीने में ये इलेक्शन करेंगे, 3 महीने डिले होगा, एक बनेगा बहरान छोटा सा। लेकिन यहाँ मसला ये है कि जहाँ वो कहते हैं, वज़ीर आज़म के मुंह से निकल भी जाता है तकरीर के दौरान कि नैब हमारे साथ है, फिर कहते हैं कि नहीं वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, तो नैब उनके साथ है, अदालतें उनके खिलाफ फैसला नहीं देती, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सब उसी तरह चलता रहेगा। इस पर कोई बेहतर हिकमती अमली अपनाने की ज़रूरत है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। बड़ा बहरान नहीं पैदा होगा, हाँ बड़ा बहरान एक ही सूरत में हो सकता है, जब आप ये ढकी छुपी अपोजिशन ना करें, जो करना है आपने सामने खड़े होकर करें, और एक साथ एक का जब हाथ पकड़ा हो तो किसी और से पीछे ना हाथ मिला रहा हो कोई और। अगर जब तक आपके अंदर ये एतमाद नहीं होगा, जमातें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, मौलाना फजल रहमान दूसरी बार इनके ऊपर एतमाद करे। पहला जब वो लेकर आ रहे थे उस वक्त इनकी बड़ी सपोर्ट थी कि जी हम करेंगे, फिर सारे आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते गए, नून लीग भी पीछे होगी, पीपल्स पार्टी भी पीछे होगी, सबके अपने अपने मफादात हैं। और अगर ये ना करें और बड़ी सेंसिबली खेलें, बजाय इसके कि अपनी अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स करें, इस वक्त आपका दुश्मन एक ही है, आप उसके खिलाफ खड़े होकर बात करें। और शुक्रिया शहरियार खान। नाज़रीन कराम, इस मौजूदा बहस से एक चीज़ सामने आई है कि अपोजिशन क्या हिकमत अमली इख्तियार करे कि वो इन मौजूदा हालात से सही तरीके से नबर्द आज़मा हो। उसे बहुत कोई अच्छी हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी ताकि वो कामयाब हो जाएं और इन हालात को ठीक कर सकें। अब वक़ार इमरान को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। Audio Jungle. Audio Jungle.